हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 11 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट में जो बात की गई है वो एक जॉब्स को लेकर, जो कोविड 19 के समय में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनको लेकर बात की गई है। आरबीआई ने हाल ही में अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसको रिवाइव किया था और उसको पब्लिश किया था। उसके साथ में उसने एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है उसको भी रिलीज़ किया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो है वो पब्लिश करता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है उसको आरबीआई ने अभी पब्लिश किया था और इसमें ये बताया है कि जो कंज्यूमर्स का जो अभी कॉन्फिडेंस है, अगर उसको देखा जाए तो वो मई में जो है मई के बाद से थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन कोविड 19 के कारण जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जैसे कि जॉब्स का कम होना और जो इन्फ्लेशन की रेट है वो लगातार बढ़ रही है, जो रिटेल प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर जो कंज्यूमर है वो अभी भी प्रॉब्लम में है। और जॉब्स का जो लेवल है, हालांकि जॉब मई के बाद में जो जॉब्स हैं उनमें नंबर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो उनका लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है और 93.1% की उसमें गिरावट तक देखी गई है। तो ऐसा सेकेंड वेव के बाद में देखा गया है। कुछ डाटा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो कुछ समय के बाद में जो एल एफ पी आर है और एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ है जो जॉब की क्वालिटी को अभी सुधार सके। और जो डेली वेजेस हैं और जो लेबर है सेगमेंट है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है कि जीवन यापन के लिए उसे संपूर्ण माना जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर डाटा प्रदर्शित किया गया है। रिटेल की भी इसमें बात की गई है कि जो रिटेल डाटा है उसमें रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी प्रकार से जो परसेप्शन है इकोनॉमी का वो यहाँ पर देखने को मिला है कि जो परसेंटेज रेस्पोंडेंट हैं वो किस प्रकार से वो उनका यहाँ पर फॉल आया था, फिर अभी थोड़े इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो परसेंटेज रेस्पोंडेंट हैं वो जिन्होंने कहा है कि इनकम का लेवल उनका जो है वो डिक्लाइन हुआ है, उसके नंबर में भी काफ़ी बढ़ोतरी आप देखेंगे। एक पीक के जैसा बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो परेशानी काफ़ी लेवल पर बढ़ी हुई है। आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है हर चीज़ में इनकम को देखेंगे तो इनकम का ग्राफ डाउन है, बाकी जो परेशानियों से संबंधित जो भी चीज़ है और वो सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। और इसी प्रकार से अगर एम्प्लॉयमेंट का रेशियो अगर आप देखेंगे तो एल एफ पी आर जो कोविड से पहले था वो इस तरीके से चल रहा था। अभी जो एल एफ पी आर है वो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो असर है वो अभी देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि जो अक्टूबर जनवरी 21 से लेकर जुलाई 21 तक का ये ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, इसमें आप बिजनेस की लाइन देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। इसमें जो थोड़ा सा ये जो सेकंड वेव के टाइम पे जो डाउनफॉल आया है वो दिखाया गया है। इसके अलावा जो सैलरीड हैं, सैलरीड में डाउनफॉल ज़्यादा आया है, बिजनेस से भी नीचे इसकी लाइन जा रही है, तो सैलरीड में डाउनफॉल थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनका लगभग स्ट्रेट लाइन ही है और इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो कम आई है। इसमें जो लॉकडाउन के समय पे बढ़ोतरी भी हुई है, ये बढ़ोतरी इसी वजह से हुई है क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बाहर का काम होने की बजाय जो है वो घर के काम में हाथ बटाने लग गए थे और इसलिए वो फार्मर्स में इंक्लूड किए गए हैं। घर का काम करने के साथ में खेती में हाथ बटाते थे। और जो सबसे ज़्यादा मेजर जो डिफरेंस आता है वो वेजेस और लेबर क्लास में आता है, जो ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। इस ग्राफ में आप देखिए कितना डीप इसमें डाउनफॉल आया है। और जो ये सेकेंड वेव के समय पे जो लॉकडाउन की परिस्थिति बनी थी उसके कारण ये डाउनफॉल आया है।
तो कुल मिलाकर जो अभी आरबीआई ने अपना जो इंडेक्स प्रदर्शित किया है उसमें ये बताया है कि जो कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस में अभी इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट अब नहीं आया है, और इन्फ्लेशन की जो रेट है वो भी 6.3% के समथिंग बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमर है वो उसका परचेज पावर है वो कम हो गया है। जो एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी डाउन हो गया है। तो इस प्रकार की बात आज के इस डाटा पॉइंट में बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यूनियन जो यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिबेट है उसमें हिस्सा लिया है, और इसके जो चुनाव हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो अभी होने वाले हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया और डिबेट में अपनी बात रखी है। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ सी है उसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए, और जो मैरीटाइम से रिलेटेड जितनी भी पावर है उनको इंडिया के साथ में उनके साथ में इंडिया को जो अपना एक कोलेब्रेशन बना के चलना चाहिए, और कोलिब्रेशन बना के जो सी से रिलेटेड जो भी जितनी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को दूर कर कर और आपसी सद्भाव की भावना को प्रेरित करना चाहिए। सी से लेकर जो प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे कि जो एक तो बाउंड्री को लेकर प्रॉब्लम है, और बाउंड्री के बाद में जो सी से लेकर जो उसका जो दोहन होता है जिसमें सी से रिलेटेड जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं जैसे सी फूड है या अन्य चीज़ें जो और उसके द्वारा प्राप्त होती है उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर किस देश का हक है, वो कितने लेवल तक है, उस लेवल को डिसाइड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो ये डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन है वो सी लाइन को लेकर उसको भी इंटरनेशनली सॉल्व करना चाहिए। एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जो इंटरनेशनल हो, लोकल नियम के हिसाब से ये इसका जो है डिसीजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकल नियम हर देश अपनी तरफ से अलग अलग बना सकता है। एक इंटरनेशनल लॉ होगा तो उसका जो फॉलो होगा वो यूनिफॉर्म लेवल पर किया जाएगा सभी देशों के द्वारा। तो इसी तरह एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है, और यूएनएससी में बात करते हुए जो प्रधानमंत्री ने बात अपनी संक्षिप्त बताई उसमें जो सागर मिशन जो है, सागर विजन प्लान जो है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया। तो कुल मिला के जो इस आर्टिकल में मेन बात की गई है वो ये की गई है कि ब्लैक सी और चाइना सी, कच स्ट्रेट और सी ऑफ एजलॉग जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश में ही नहीं दुनिया में जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर या सी के अपने हक को लेकर चल रहे हैं, उस मेन डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए और एक ऐसा लॉ क्रिएट करना चाहिए जो यूनिवर्सल लॉ हो और जिसे सभी मानने को बाध्य हो। यूएस भी उस लॉ को मानने को बाध्य हो, ऐसी बात बताई गई है, क्योंकि यूएस के द्वारा भी ऐसी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं। तो इसीलिए यूएन सी एल ओ से जो है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी है उसको जो मजबूत करने की बात कही गई है, और ये सजेशन दिया गया है कि इंडिया को भी जो यूएन सी एल ओ एस लॉ है उसका जो सी लॉ है उसका फेवर करना चाहिए और उसे मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, और सभी पावर्स के साथ मिलकर उसे जो है और भी मजबूत करना चाहिए। तो इसीलिए इसी के द्वारा जो है वो इसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो कोर्ट्स में और भारत के जो विभिन्न ट्राइब्यूनल्स हैं उन वैकेंसीज के बारे में बात की गई है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला था कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें इतनी सारी वैकेंसीज है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। ये ट्राइब्यूनल्स आपने जो गवर्नमेंट ने बनाए थे वो पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए थे, और ऐसे में जब उसमें कोई ऑफिसर ही नहीं बैठता है तो ऐसे में कैसे पब्लिक का जो ग्रीवेंस रिड्यूसल है, जो परेशानियों का निपटारा है वो हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप इनमें अगर जो कमेटी आप अपॉइंटमेंट के लिए बनाते हैं उन कमेटी के सजेशन के बाद में भी अगर उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है तो क्या आप इन ट्राइब्यूनल्स को बंद करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं?
तो ऐसा जो एक तरीके से फटकार मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, और ये पूछा था कि आपने इस तरीके से क्यों किया हुआ है। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की हुई है कि जो एन वी रमन्ना है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो काफ़ी जो देश के कंसर्न है, स्टेट के कंसर्न है, उनको लेकर काफ़ी सजग रहते हैं, और समय समय पर इन चीज़ों को उठाते रहते हैं जो देश से संबंधित है, जो देश की आम जनता से संबंधित हैं। आप देखेंगे कि 240 जो वैकेंसीज है वो ट्राइब्यूनल्स में, विभिन्न अदर अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में है, वो खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें जो चेयरमैन इस टाइप के जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा खाली हैं। तो ऐसे में इन ट्राइब्यूनल्स में बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो जजेस की जो वैकेंसीज आप देखेंगे, 455 हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसी अभी अवेलेबल है। 1 अगस्त तक का ये डाटा दिया गया है, इसलिए जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें भी अभी इतना जो बर्डन आया हुआ है, उस बर्डन को हल करने की दिशा में कार्य नहीं करके जो सरकार है, जो स्टेट है, अभी अभी वैकेंसीज को एज इट इज़ रखने के मूड में है। तो उसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कहा था कि ये जो डिले है वो किस वजह से हो रहा है, और अगर ये डिले हो रहा है तो इसमें अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को आप बताइए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जुडिशरी जो है हमारा, उसके ऊपर पहले से ही इतना बर्डन है कि वो जो केसेस हैं उनको निपटाते निपटाते कई साल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो जजेस हैं उनकी वैकेंसी तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, और वैकेंसीज को तुरंत भरकर जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं और जो हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी जिस भी लेवल पे जजेस की वैकेंसी है, उस वैकेंसीज को तुरंत प्रभाव से फिल कर कर जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, उसे हमें मजबूत करना चाहिए। और यही बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को गवर्नमेंट भरने के बजाय उन्हें ऐसे ही एज इट इज़ रखा हुआ है। ट्राइब्यूनल्स में जो भी वैकेंसीज थी वो जो कमेटी उनके अपॉइंटमेंट के लिए बनाई हुई है, उसका सजेशन आने के बाद में भी उसमें जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से ये भी जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं ट्राइब्यूनल्स में, वो एक अपॉइंट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। तो इसी वजह से जो है इसमें डिले हो रहा है। जुडिशरी में भी जो अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है, उसमें भी कॉलेजियम के सजेशन के बाद में भी जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो उसी को लेकर बात की गई है कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो है वो अभी क्लियर नहीं है, तो उसे सरकार को क्लियर करना चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट उनके पास में है, एक जो क्लियर कट जो बहुमत है उनको मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर वो फास्ट डिसीजन, इस तरीके के डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होंगे जो कि देश के हित में है, देश के भले के लिए लिए जाते हैं, तो फिर इस सरकार के पूर्ण बहुमत में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो चर्चा की गई है वो वर्ल्ड ट्रेड जो है उसके संबंध में चर्चा की गई है कि कोविड-19 के बाद में जो है इकोनॉमी में काफ़ी डाउनफॉल आया है। वर्ल्ड इकोनॉमी में जहाँ जो 4.4% तक श्रिंक हो गई है, और वहीं जो ट्रेड है वो ट्रेड में भी 5.3% का जो है वो लॉस परसेंट का श्रिंकेज देखने को मिला है। वहीं जो जॉब हैं वो काफ़ी सारे नंबर में जॉब भी चले गई हैं, लगभग 75 मिलियन जो जॉब्स हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार जो फ्यूचर एक्सपेक्ट हैं, जो भविष्य में किस प्रकार के जो कार्य हैं वो हमें करने चाहिए, और इंडिया को किस तरीके से अभी अपनी जो स्थिति है वो बनाकर चलनी चाहिए। और इकोनॉमी से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है वो है। तो इकोनॉमी वीकली इकोनॉमी का जो हमारा सेक्शन आता है, जो वीडियो आता है, उसमें इसका डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन रहेगा। तो इस डिस्कशन को, इस आर्टिकल को आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें इतनी ही जो मोटी बात है वो यही बताई गई है कि जो वर्ल्ड के जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आईएमएफ हैं, आईटीओ हैं, जीएटीटी हैं, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन सबको जो है वो एक आपसी सहयोग से अभी वर्क करना चाहिए और कॉपरेशन डेवलप करना चाहिए कि एक देश को किस प्रकार से दूसरे देश के द्वारा मदद की जा सकती है।
और इसी के द्वारा जो ट्रेड है, वो ट्रेड के रूल्स हैं वो भी मल्टीलेटरल जो रूल्स हैं उन रूल्स में भी शिथिलता दी जानी चाहिए। और जो गुड्स हैं उनकी आवाजाही, जो कम से कम एसेंशियल गुड्स हैं, उन एसेंशियल गुड्स की आवाजाही के लिए कोई भी टैक्स है, किसी प्रकार का कोई भारी भरकम चार्ज है, वो उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। और इसी प्रकार से इंडिया को अभी इसी तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसी को लेकर कुछ सजेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन इसमें किया हुआ है। तो हमारे इकोनॉमी वीकली के जो वीडियो आएगा उसमें इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो डाटा है उसके इम्प्रूवमेंट को लेकर बात की गई है कि किस प्रकार से जो इनका इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सकता है। और इम्प्रूवमेंट करके जो डेथ है और जो बर्थ है उनका जो डाटा है वो एकदम एक्चुअल डाटा हमें प्राप्त हो सकता है, उसी को लेकर इसमें बात की गई है। और CRS के डाटा से रिलेटेड काफ़ी जो आर्टिकल हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसमें जो मेन बात है उसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि जो CRS का जो डाटा है और जो स्टेट्स के द्वारा जो डेथ्स का जो डाटा प्रदर्शित किया गया था उसमें 49 लैक्स का जो है वो डाटा डिफरेंस देखने को मिला था। और इसी प्रकार से जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में जो एक्चुअल जो डाटा है वो निकल कर आने लगा था। और CRS के डाटा को अगर हम स्टेट के डाटा से अगर देखें तो कई गुना कम पाया गया था। कई कई जैसे बिहार और MP की अगर बात करें तो वहाँ पे 5-5 से 7-7 गुना जो है वो डेथ्स को कम जो है दिखाया गया था। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में वापस से कंसर्न दिखाया गया है कि जो एक्सेस मोर्टेलिटी है उस मोर्टेलिटी को हमें कैप्चर करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि किस प्रकार की बीमारी से जो है वो अभी प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से ही हो रही है, किसी अन्य जो डिजीज़ है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे को हो रही है। तो इसी को देखकर हमें चलना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और उसे एकदम फॉलो करना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स का जो एक्ट है 1969 उसे भी जो स्ट्रांगली हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसे स्ट्रांगली अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की अगर गुंजाइश है तो वो इम्प्रूवमेंट भी हमें करनी चाहिए। और इस प्रकार से जो डाटा की अवेलेबिलिटी है वो एकदम प्रॉपर किसी देश के पास में नहीं होगी तो उस देश को से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं उन कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स को वो कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। और उसमें जो इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो सुधार होने की गुंजाइश है वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए जो इसके लिए जिम्मेदार जो अफसर हैं उन अफसरों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो इसी को लेकर इसमें आर्टिकल में फिर से जो पहले जो इम्प्रूवमेंट के तरीके बताए गए थे उन्हीं को ही वापस से डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से हम जो इस सिस्टम को हम और स्ट्रेंथ कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इम्प्रूव करके और जिससे कि पॉलिसीज़ बनाने में और अन्य जो चीज़ें हैं उन्हें क्रिएट करने में हमें हेल्प भी मिलती है। और पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से मेजर जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है उसी की वजह से इस तरीके का डाटा प्रदर्शित किया जाता है। और जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है कि जो पब्लिक है उसमें पैनिक हो जाएगा डाटा को देखकर अगर बहुत बड़ा चढ़ा कर डाटा दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का फेलियर है वो भी देखने को इसमें मिलता है अगर डाटा बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए डाटा को बहुत ही लो स्टेट पे रखा गया था, लेकिन वो लो स्टेट है वो छुप नहीं पाई और कई जगह पे जो डाटा है वो बाहर आके प्रदर्शित हुआ कि इस प्रकार की कमी है वो हमारे सिस्टम में देखने को मिल रही है। तो इसलिए CRS का जो डाटा है उसे इम्प्रूव करने की बात की गई है और उसे मजबूत करने की बात की गई है कि किसी भी प्रकार का लूप होल जो है उसमें देखने को नहीं मिले। दोस्तों इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दूध दुरंतो और से लेकर एक नई न्यूज़ आई है उसमें दूध दुरंतो को गुटा की राजधानी राष्ट्रीय राजधानी को 10 करोड़ लीटर दूध जो है उसकी आपूर्ति की गई है। दूध दुरंतो एक स्पेशल ट्रेन है जो स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक है वो दूध की आपूर्ति करती है। और दूध की आपूर्ति में 10 करोड़ की जो क्षमता है वो अभी पूरी कर ली गई है। 26 मार्च
2020 से इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि दूर दुरंतो जो है वो कहाँ से और कहाँ को चलती है, इसमें किस देश किस राज्य से लेकर किस राज्य तक इसमें जो है आपूर्ति की जाती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन रेनीटुंगा से होकर दिल्ली तक जाती है और दिल्ली को इसके द्वारा दूध की जो सप्लाई है वो की जाती है। तो नाम याद रखिएगा दूध दुरंतो, और ये कहाँ से कहाँ तक आती है उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उन सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।